मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाई के तौर तरीके बताने जा रहा हूं। अगर इन तौर तरीकों को आप फॉलो करते हैं, अपने व्यवहार में उतारते हैं, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप 99% सफल अवश्य रहेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर भोलानाथ है। मैं गणपत साहब पीजी कॉलेज सुल्तानपुर में संस्कृत विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर हूं और मैंने जो ग्रेजुएशन की डिग्री ली है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज से ली है। सन 2009 में मैंने बीए पास किया और मैंने बीए के प्रथम वर्ष में तो नहीं, लेकिन दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष में बहुत मेहनत किया था। इसकी वजह से मुझे पूरे कॉलेज में संस्कृत विषय में प्रथम स्थान और बीए में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। इतना मैंने मेहनत किया था जिसकी बदौलत मैंने एमए की जो प्रवेश परीक्षाएं हैं, 3 विश्वविद्यालयों की प्रवेश परीक्षा के लिए मैंने आवेदन किया था। बीएचयू इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जिसको जेएनयू के भी नाम से भी जाना जाता है। इस मेहनत के बदौलत मैंने बीएचयू में 22वीं रैंक प्राप्त की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 28वीं रैंक प्राप्त की और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मैंने 7वीं रैंक प्राप्त की थी। सन 2010 में जब मैं एमए कर रहा था जेएनयू से, मैंने जेएनयू से एमए किया हुआ है। जब मैं एमए कर रहा था, एमए प्रथम वर्ष में ही मैंने जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण की और इसके लिए मैंने 6 महीने की तैयारी की हुई थी। उसके बाद सन 2011 में मेरा एमए कंप्लीट हो गया और उसी समय मैंने एमफिल के लिए आवेदन किया। एमफिल के लिए मैंने 2 यूनिवर्सिटियों में आवेदन किया था, एक जेएनयू में अपनी ही यूनिवर्सिटी में और दूसरा पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में। पांडिचेरी विश्वविद्यालय में मैंने एमफिल की प्रवेश परीक्षा में प्रथम रैंक प्राप्त की और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू की एमफिल प्रवेश परीक्षा मैंने 6वीं रैंक प्राप्त की। जेएनयू की एमफिल परीक्षा का मैं इसलिए विशेष रूप से जिक्र करना चाहूँगा। उस समय एमए में 22 विद्यार्थी थे और एमफिल में सीट सिर्फ 16 थी। तो 16 सीट में जगह बनाना अपने ही सहपाठियों से कंपटीशन करके जगह बनाना बड़ा कठिन था, क्योंकि सभी 22 लोग एक ही गुरु से पढ़े हुए थे और सब लोग एक ही सिलेबस पढ़े हुए थे। इसलिए उन लोगों से कंपटीशन करके 16 सीट में जगह बनाना बहुत ही कठिन था। तो इस दौरान मैंने बहुत मेहनत की। पहली मेहनत मैंने जेआरएफ परीक्षा के लिए उत्तीर्ण करने के लिए मैंने खूब मेहनत की थी। लगभग मैंने 6 महीने अथक प्रयास किया था और एमफिल परीक्षा के लिए मैंने 4 महीने मेहनत की थी। जो मैं आपको तरीके बताने जा रहा हूँ, पढ़ने के तौर तरीके, उन्हीं तरीकों को मैंने फॉलो किया था। उसमें से 4-6 तौर तरीके ऐसे थे जो बाद में मैंने और लोगों से और सफल लोगों से सीख करके मैंने ऐड किए हैं। बाकी सब मैंने खुद के अनुभव से लिखे हुए हैं, जिसका मैंने खुद पालन किया है। तो इस दौरान जेएनयू की प्रवेश परीक्षा के लिए मैंने 4 महीने खूब मेहनत किया था और उसमें भी मुझे 6वीं रैंक प्राप्त हुई। इसके बाद मैंने यूपी पीजीटी के लिए मेहनत किया, उच्च शिक्षा के लिए मेहनत किया और यूपी जीडीसी के लिए मेहनत किया। ये तीनों परीक्षाएं लगभग 2-4 महीने के अंतराल पर हुई थी। सबके लिए मैंने एक ही मेहनत किया था, एक ही बार मेहनत किया था, एक साथ तैयारी किया था, जिसमें मुझे तीनों परीक्षाओं में मेरा रिटर्न परीक्षा क्वालिफाई हो गई। जिसमें से पीजीटी मैंने साक्षात्कार दिया, उसमें मेरा नहीं हुआ।
गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। जब तीसरी परीक्षा जो उच्च शिक्षा की थी उसमें भी मेरा रिटर्न तो हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में मुझे कोई उम्मीद नहीं थी। इंटरव्यू तो दिया था लेकिन कोई उम्मीद मैंने छोड़ दिया था। लेकिन अंततः इस परीक्षा में मुझे सफलता प्राप्त हुई और इसके साथ ही मुझे अपना जो अपने डिस्ट्रिक्ट का कॉलेज है गणपत साहब पीजी कॉलेज, ये महाविद्यालय मुझे प्राप्त हुआ। और इसी दौरान जब मुझे लगा जो है उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा का भी उम्मीद मैंने छोड़ दिया था, उसी समय मैंने उत्तराखंड भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की परीक्षा दी। उसमें भी मैंने 5वीं रैंक प्राप्त की। मेरे एक सीनियर थे, उनको प्रथम रैंक प्राप्त हुई। इसके लिए इंटरव्यू भी आया था, लेकिन मेरा यहाँ पर जो है ज्वाइनिंग हो चुकी थी, इसलिए मैंने उसका इंटरव्यू देने नहीं गया। तो मित्रों, मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में इस तैयारी के दौरान, इस कैरियर के दौरान जो कुछ भी अनुभव किया है, जो कुछ भी सीखा है, आज मैं उस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। अगर हो सके तो आप लोग इसको अमल में लाइए और आप लोग भी सफल होइए। तो इसमें तो मैंने बहुत सारे बिंदु नोट किए हैं। हो सकता है कि एक वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं आपको ना बता पाऊँ, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाने की वजह से मुझे दूसरा वीडियो भी बनाना पड़ सकता है। तो मेरा जो पहला बिंदु है वो है, मान लीजिए कि आप टीजीटी पीजीटी की या कोई भी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहा हूँ या टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई भी जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करें उसका सिलेबस आप प्रतिदिन रोज़ देखें। सुबह उठते ही या जब भी मौका मिले कम से कम दिन में एक बार उस सिलेबस को ज़रूर देखें और उसमें सोचें कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना मैंने पढ़ लिया है, कितना अभी बचा हुआ है। सिलेबस, अब ये कह दीजिए कि मैं सिलेबस याद ही कर लूँगा तो भी नहीं ठीक है। आपको सिलेबस को, उसका जो आपके पास सिलेबस है उसके हार्ड कॉपी को आपको देखना है। तो पहला पॉइंट हमारा यही है कि पीजीटी हो या परीक्षा हो या टीजीटी परीक्षा हो, कोई भी परीक्षा हो, उसके सिलेबस को आपको रोज़ देखना चाहिए। हो सकता है सुबह देखिए, शाम को देखिए, जब भी मौका मिले, लेकिन एक दिन में एक बार जरूर देखें। दूसरा पॉइंट है, प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की पढ़ाई जरूर करें, 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम। 6 घंटे की पढ़ाई जरूर करें। 6 घंटे पूरा हो जाने के बाद आप जो इच्छा हो वो करें और हो सके तो बाकी समय में अपने विषय का चिंतन करें, मानसिक रूप से चिंतन करें। क्योंकि जब हमारे सामने किताब रहती है, हम पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि हाँ तैयार हो गया है, लेकिन जब उसका हम मानसिक चिंतन करने लगते हैं चीज़ें याद नहीं आती हैं। क्योंकि जब आप परीक्षा में बैठते हैं उस समय आपको मानसिक रूप से ही याद करना पड़ता है। तो अगर मानसिक रूप से चिंतन करते हैं, मानसिक रूप से चिंतन करते हुए जो चीज़ें आपको याद आ जा रही हैं, तो समझ लो परीक्षा के दौरान भी वो चीज़ें याद आ जाएंगी। परीक्षा के दौरान तो आपके सामने किताब नहीं होगी, आपके नोट्स नहीं होंगे, तो उस समय आपको मानसिक रूप से ही याद करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को आप पहले ही अभ्यास कर लीजिए। मानसिक रूप से याद करने का, स्मरण करने का अभ्यास पहले ही कर लें। हर 1 घंटे बाद 2 मिनट का विश्राम करें। इस 2 मिनट में पढ़ाई से इतर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। 6 घंटे की पढ़ाई में कम से कम रोज 3 पुस्तकें जरूर पढ़ें। देखिए, 3 पुस्तकें ऐड करने को मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई एक पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ समय तो पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही आप ऊब जाते हैं, पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं, तो आप जितना समय बचाने की कोशिश करते हैं उससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अगर एक बार वो किताब पढ़ते पढ़ते ऊब गए, दोबारा आप कब उसको छुएंगे कुछ पता नहीं है। हो सकता है 2-4 दिन बाद छूना पड़े। मतलब पढ़ाई ऐसी करें कि आप उससे ऊबे ना, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें, हमेशा
थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें। इसलिए प्रत्येक दिन कम से कम 3 पुस्तक जरूर पढ़ें। ये जो है अस्थायी हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी। तो टाइम टेबल बनाकर पढ़ा के 6 घंटे की पढ़ाई में कम से कम रोज 3 पुस्तकें जरूर पढ़ें। चौथा बिंदु है, जो पढ़ें ट्रिक बना करके पढ़ें। कहने का मतलब है जो विषय आपको समझने लायक है उसको समझें, और जो चीज़ें आपको रटने लायक हैं, मतलब जो चीज़ें आपको समझने में नहीं आ रही हैं उसको रट डालें। रटने में भी आप उसको ट्रिक बना लें, ट्रिक बना करके उसको पढ़ सकते हैं। 5वां बिंदु है, रटने की आदत डालें। जो रटना पड़े उसे रटें, जो समझने वाला विषय हो उसे समझें। मतलब दोनों आदत होनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कहते हैं कि मुझे तो रटने की आदत ही नहीं है, मैं समझ तो सकता हूँ लेकिन रट नहीं पाता हूँ। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मैं रट तो लेता हूँ लेकिन समझ नहीं पाता हूँ। तो नहीं, तो दोनों का जो है दोनों साथ साथ होना चाहिए। रटना भी हो, जो चीज़ ना आए उसको रट डालिए, और जो चीज़ आप समझ सकें उसको समझ डालिए, तो उसको समझ करके पढ़ें। तो दोनों की आदत डालें। ट्रिक बनाकर पढ़ा हुआ विषय और रटकर याद की हुई चीज़ों का रिवीजन इस प्रकार से करें। पहला रिवीजन 10 मिनट पर। कहने का मतलब है जब आप कोई विषय, जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, 1 घंटे आपने पढ़ लिया, तो उठने के पहले, जैसे मैंने कहा कि 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपको जो है विश्राम करना चाहिए। तो विश्राम करने के लिए उठने से पहले आपने क्या क्या पढ़ा है उसको एक जो है सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो पहला रिवीजन है 10 मिनट पर। तो पढ़ने के बाद आप उसको जो सरसरी निगाह से देख लीजिए, फिर दोबारा 8-10 मिनट विश्राम करने के बाद जब पुनः पढ़ने बैठें फिर से उसको सरसरी निगाह से देख लीजिए। तो पहला रिवीजन 10 मिनट पर होना चाहिए। और दूसरा रिवीजन शाम को सोने से पहले, जब आप रात को सोने जाएं, सोने से पहले आप दिन भर जो कुछ भी पढ़े हैं उसको सरसरी निगाह से देख लीजिए, मैंने क्या पढ़ा है। ऐसा करने के बाद जब आप सोएंगे तो आपका पढ़ा हुआ विषय आपके अवचेतन मन में आसानी से चला जाएगा। फिर तीसरा रिवीजन सुबह आँख खुलने पर तुरंत करें। आपने देखा होगा कि जब शाम को कोई चीज़ हम सोच करके सोते हैं, जैसे मुझे कि अगर हम सोच करके सोते हैं कि मुझे सुबह 4 बजे उठना है, तो सुबह 4 बजे आँख खुल जाती है, क्योंकि वो चीज़ हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। उसी प्रकार से सुबह कभी कभी ऐसा हो जाता है जब हमारे दिमाग में कोई ऑटोमेटिक कहीं से गाना सुनाई दे रहा है और सुबह हमने उसको सुना और दिन भर हम गुनगुनाते रहे, क्योंकि वो चीज़ हमारे अवचेतन मन में चली जाती है। तो इस चीज़ को आप अपने विषय पर फॉलो कीजिए। तो जो चीज़ आप दिन भर पढ़ें उसको शाम को सोने से पहले एक बार सरसरी निगाह से देख लीजिए, और दूसरा जब सुबह आपकी आँख खुले, सुबह उठें, तो उस समय भी आप सरसरी निगाह से चीज़ों को देख लीजिए। आप जितनी तेज़ी से रिवीजन करेंगे, जितनी तेज़ी से सरसरी निगाह से देखेंगे, उतनी तेज़ी से आपकी चीज़ें, पढ़ा हुआ विषय आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएगा। आप ऐसा मत सोचिए कि आप धीरे धीरे पढ़ेंगे आसानी से जल्दी बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जितनी तेज़ी से पढ़ेंगे उतनी आपका दिमाग एकाग्रचित होकर के उस चीज़ को देखता है, और वो चीज़ जो है बहुत आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो तीसरा रिवीजन सुबह आँख खुलने पर तुरंत। चौथा रिवीजन 24 घंटे पर। तो रिवीजन, अब इतना रिवीजन करना आसान काम नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ सरसरी निगाह से देखना। सरसरी निगाह से देखना बहुत अच्छा रिवीजन होता है। वैसे सुनने में तो अटपटा लगता है सरसरी निगाह से देखना, लेकिन बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। तो 24 घंटे बाद भी जब आप रिवीजन करें, मतलब जो है दूसरे दिन जब आप नया विषय पढ़ने बैठें, उसके पहले आप पीछे की चीज़ों को जो है सरसरी निगाह से देख लें। चौथा रिवीजन 24 घंटे पर। 5वां रिवीजन 7वें दिन। 7वें दिन की जगह रविवार को पूरे सप्ताह पढ़े गए विषय का रिवीजन करें। 6ठा रिवीजन 1 महीने पूर्ण होने पर। 7वां रिवीजन 6 महीने पर। 8वां रिवीजन 1 साल पर। अगर आप इतना रिवीजन कर लेते हैं
तो आपका विषय ज़िंदगी भर के लिए आपके अवचेतन मन में चला जाएगा, ज़िंदगी भर के लिए वो चीज़ याद हो जाएगा। फिर आगे आपको कुछ भी वो उस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये जो रिवीजन का मैंने जो टाइम दिया, पहला रिवीजन 10 मिनट पे, दूसरा 24 घंटे पर, सोने के पहले सोने के बाद 24 घंटे पर, फिर सप्ताह भर में, फिर महीने पर, फिर 6 महीने पर, फिर साल भर में। इतना अगर आप रिवीजन कर लेते हैं, फिर वो विषय आपको कभी नहीं भूलेगा। और विशेष करके आप अपनी परीक्षा, जिस परीक्षा के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा तक तो आप रिवीजन करते ही रहिए, उसके बाद आपकी मर्जी। 7वां पॉइंट है, कोचिंग के टेस्ट पेपर अवश्य दें। यह भी एक अभ्यास है, सफलता में 3% भूमिका निभाता है। टेस्ट पेपर मित्रों जरूर देना चाहिए। तो टेस्ट पेपर के लिए आप खुद भी ईमानदारी के साथ टेस्ट पेपर दे सकते हैं। आपके पास अगर बहुत सारे पेपर हैं, 8-10 पेपर अगर जो है पुराने हैं, उनको आप जो है हल कर सकते हैं। विशेष करके इस प्रकार से हल करें, मानो कि आप परीक्षा हाल में बैठे हुए हैं। जैसे परीक्षा हाल में आपके पास समय का बाउंडेशन होता है, बहुत सारे टेंशन होते हैं, आपको ये डर होता है कहीं ऐसा ना कोई गलती हो जाए। इस तरह का पूरा माहौल बना करके आप पेपर हल करिए और खुद का मूल्यांकन कीजिए। मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। अगर आप पहले से मूल्यांकन किए रहेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा हमारा जो है पासिंग मार्क से आगे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। 8वां पॉइंट है, सुबह आंख खुलने पर 1 घंटे तक और शाम को सोने से पूर्व रिवीजन करने से पढ़ा हुआ विषय आपके अवचेतन मन में आसानी से चला जाता है। इस चीज़ को मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। 9वां है, ना पढ़ा हुआ कठिन पुस्तकों का अध्ययन पहले करें। मान लीजिए कि आपकी परीक्षा अभी 6 महीने हैं या साल भर है, तो पहले अपने जो आपका जो सिलेबस है उसमें से इस चीज़ को नोट करें कि आपके लिए सबसे कठिन क्या है। कहने का मतलब आप जो किस बिंदु को बिल्कुल टच ही नहीं किए हैं या बहुत ज़्यादा कठिन है जो आपको समझ में ही ना आया हो, उस चीज़ को आप पहले पढ़ें। उसके बाद धीरे धीरे फिर आप उन चीज़ों को पढ़ें जो आप पहले पढ़ चुके होते हैं। तो इसलिए ना पढ़ा हुआ कठिन पुस्तकों का अध्ययन पहले करें। 10वां पॉइंट है, पुराने पेपर अवश्य देखें। 11वां पॉइंट है, अपने मित्रों से किताबें बदलकर ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें पढ़ें, खासकर भूमिका भाग। मित्रों, जो पुस्तक की भूमिका भाग होता है वह बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें लेखक पूरे ग्रंथ का सारांश दे देता है। तो भूमिका भाग को आप अवश्य पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें बदल करके, क्योंकि मान लिया अगर 4 प्रकार की, मतलब एक ही किताब, एक ही ग्रंथ की 4 पुस्तकें पढ़ते हैं, तो 4 पुस्तकें 4 राइटर लिखे होंगे। तो 4 राइटर की पुस्तक अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है 4 राइटर से आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, 4 टीचर्स से आप पढ़ रहे हैं। तो प्रत्येक टीचर कुछ ना कुछ अलग करके आपको बताएगा। इसलिए हो सके तो आप किताबों को बदल बदल करके पढ़िए अगर आपके पास समय है तो। इसके बाद कठिन चीज़ों को अवश्य पढ़ें, क्योंकि उसके बलबूते ही आप सबसे आगे होंगे, उसी से आपकी अच्छी मेरिट बनेगी। जो आसान लगता है वह सबके लिए आसान होता है, ज़्यादातर लोग कठिन हिस्से को छोड़ देते हैं। अक्सर जब हम लोग तैयारी करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ते पढ़ते उसमें कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, तो हम लोग सोचते हैं कि क्या कोई ज़रूरी है कि यही चीज़ आ जाएगा परीक्षा में, तो हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। तो नहीं, अगर आपको परीक्षा में मेरिट बनानी है तो आपको कठिन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना होगा, क्योंकि आसान चीज़ तो सभी लोग पढ़ लेते हैं। उसमें ज़्यादातर लोग होते हैं जो कठिन हिस्से को, यही चीज़ जो आप सोच रहे हैं, यही चीज़ बहुत लोग सोचते होंगे। बहुत लोग यही चीज़ सोच करके छोड़ देते होंगे, क्या यही प्रश्न परीक्षा में आ जाएगा। तो आप उस कठिन हिस्से को अवश्य पढ़ें, क्योंकि इसी से आप आगे जाएंगे, मेरिट इसी से आपकी बनेगी। तो कठिन हिस्से को अवश्य पढ़ें।
पॉइंट नंबर 13 है, परीक्षा से पूर्व तक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। सुबह शाम गुनगुना पानी अवश्य पिएं। ठंडे खाद्य पदार्थ खाने से बचें। तो मित्रों, स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सुबह 5-10 मिनट प्राणायाम करते हैं, 15-20 मिनट एक्सरसाइज करते हैं, तो हो सकता है, संभावना ज़्यादा बनती है, आप बड़ी बीमारियों से बचकर रहेंगे। तो अगर एक बार आपकी तबीयत खराब हो गई, हो सकता है परीक्षा के पहले अगर कहीं खराब हो गई दुर्भाग्य से, तो आप जितना एक्सरसाइज में समय व्यतीत किए रहेंगे, कहीं उससे ज़्यादा आपका समय नष्ट हो जाएगा। तो एक्सरसाइज प्राणायाम अगर करते रहेंगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते रहेंगे, खान पान पर विशेष ध्यान रखते रहेंगे, तो हो सकता है कि ज़्यादा संभावना यही बनती है कि आप बीमारियों से बच जाएंगे और आपका बहुत समय आपका स्वास्थ्य तो बनेगा ही, साथ ही साथ परीक्षा के लिए जो आप समय दे रहे हैं उस समय की भी आपकी बचत होगी। अगला पॉइंट है, प्रत्येक रविवार 125 प्रश्न का बहुविकल्पीय पेपर जरूर हल करें। पेपर ऐसे हल करें मानो आप परीक्षा हाल में बैठे हों। इस प्रकार आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। मित्रों, जब आप अपना मूल्यांकन करते रहते हैं, इससे पता चलता जाता है आप कितना आगे जा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप पासिंग मार्क, मान लीजिए कि एक उदाहरण के तौर पे 50 है, उसके पहले आप जब 45 तक पहुंच रहे हैं, मतलब 2-4 पेपर जब हल करेंगे तो उसमें जितना अंक आपको प्राप्त हो रहा है उसका औसत ले लीजिए। उस औसत के बराबर ही आपको अंक मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है। मैंने जब JRF की परीक्षा में दे रहा था, उसके पहले करीब 15 पेपर मैं हल किए थे। तो 15 पेपर का जब मैंने औसत लिया था, तो जितना औसत आ रहा था, तो JRF की परीक्षा जब मैंने उत्तीर्ण किया, उससे ज़्यादा ही अंक प्राप्त हुए थे। यद्यपि पेपर हल करते समय घर पे जब मैं कमरे पे पेपर हल करता था, परीक्षा के पूरे परीक्षा मेथड से, मानो कि मैं परीक्षा हाल में बैठा हुआ हूँ, इस तरह से मैं पेपर हल करता था। तो पेपर तो बहुत सरल लगते थे और उनका औसत लेने के बाद मुझे थोड़ा सा विश्वास था कि इससे कम तो नहीं मिलेगा या अथवा इसके आसपास ही मिलेगा। लेकिन मैं जब वास्तव में परीक्षा हाल में बैठा, उस समय पेपर मेरा बहुत टफ लग रहा था अब नहीं होगा। लेकिन मित्रों, ये जानकर खुशी हुई जब रिजल्ट आया, तो जितना औसत मैं कमरे पर पेपर हल करने से जितनी औसत अंक प्राप्त हो रहे थे मुझे, उससे ज़्यादा ही नंबर मुझे मिले थे। यद्यपि कमरे पर जो पेपर हल कर रहा था उसकी अपेक्षा वो पेपर ज़्यादा कठिन लग रहा था, काफ़ी कठिन लग रहा था, लेकिन अंततः वो नंबर मुझे ज़्यादा ही मिला, औसत अंक से भी ज़्यादा मिला। तो पेपर हल करने का, अपना मूल्यांकन करने का यही फ़ायदा होता है। आप विश्वस्त हो जाते हैं कि मैं पास हो पाऊँगा, क्वालिफाई कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा। तो पेपर जरूर हल करना चाहिए मित्रों। अगला पॉइंट है, PGT में पूरे 125 प्रश्न करने का लक्ष्य बनाएं और अपना 100% कोशिश करें। मित्रों, कुछ लोग कहते हैं कि मैं 3 अंक से बाहर हो गया, 2 अंक से बाहर हो गया। तो मैं कहूँगा कि नहीं, 2 अंक से आप बाहर नहीं हुए। अंतिम मेरिट जहाँ तक गई है, टॉपर व्यक्ति जितना नंबर प्राप्त किया है, इसका मतलब है उतना नंबर प्राप्त करने की सामर्थ्य आप में भी थी, क्योंकि जैसे वह मनुष्य है, जैसे वो लड़का है, वैसे आप भी लड़के हैं। तो उतना अंक प्राप्त करने की सामर्थ्य आप में भी थी, लेकिन आपने नहीं प्राप्त कर पाया। तो मान लीजिए कि टॉपर व्यक्ति 125 में से 120 प्रश्न किया है और आप 105 प्रश्न करके 2 नंबर से आप मेरिट में नहीं आ पाए, तो आप 2 नंबर से नहीं पीछे हो रहे हैं, बल्कि आप सीधे 15 प्रश्न से पीछे हो रहे हैं। तो आप भरपूर कोशिश कीजिए, 100% कोशिश कीजिए और सबसे आगे रहने की कोशिश कीजिए। बाद में कहते हैं, जब इसका प्रभाव क्या होता है, जब लोग कहते हैं कि 2-3 नंबर से मैं पीछे रह गया, तो अगली जब कोशिश करते हैं, अगली परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनके दिमाग में ये चीज़ बैठा रहता है कि मैं सिर्फ 2-3 नंबर से पीछे हुआ था।
अगर थोड़ी सी और कोशिश कर दूंगा तो मैं मेरिट में आ जाऊंगा। ये चीज़ उनके अवचेतन मन में बैठा रहता है, जिसकी वजह से वह ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर ये चीज़ बैठा रहेगा, नहीं मैं 15 प्रश्न से पीछे हूँ, तो आपके अवचेतन मन में ये बैठा रहेगा, तो आप और ज़्यादा मेहनत करेंगे। मान लीजिए कि आप जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, तब भी 2-4 क्वेश्चन नीचे मतलब आप मेरिट में आ ही जाएंगे। तो इसलिए हमेशा पूरा प्रश्न करने की कोशिश करनी चाहिए। पेपर हल करते समय आपका यह टारगेट होना चाहिए। अगला पॉइंट है, हो सकता है आप टीजीटी और पीजीटी दोनों की योग्यता रखते हैं, फिर भी किसी एक को ही अपना लक्ष्य बनाएं। मतलब दोनों परीक्षाओं पर फोकस करने का मतलब है दो नावों पर पैर रखने के बराबर है। सोचिए कि अगर एक परीक्षार्थी है जो सिर्फ एक परीक्षा पर फोकस कर रहा है और दूसरा परीक्षार्थी है तो 3-4 परीक्षाओं पर फोकस कर रहा है, तो निश्चय ही दूसरे विद्यार्थी की एनर्जी, उसकी मेहनत 3-4 परीक्षाओं के लिए बट जाएगी। अगर आप टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपकी मेहनत 2 परीक्षाओं में बट जाएगी। अगर आप एक के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके सफलता के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप केवल एक पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आप दोनों के लिए ये पात्र हों, योग्य हों, लेकिन एक पर फोकस करें। एक पर फोकस करें और परीक्षा देना है तो आप दोनों दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पर फोकस करने की कोशिश करें। अगला पॉइंट है, कोशिश करें कि परीक्षा से 15 दिन पूर्व ही पूरे सिलेबस की तैयारी कर लें। शेष 15 दिन में कोई पढ़ने का नया आइडिया पता चल जाए या किसी अच्छी पुस्तक के बारे में पता चल जाए तो उसे पढ़ें। मित्रों, हमें अगर मान लीजिए कि हमारी परीक्षा अभी 6 महीने बचे हुए हैं, तो उसका 1/6वां हिस्सा बचा करके रखना चाहिए। मतलब अगर 6 महीने शेष हैं परीक्षा में, तो आप 5 महीने अपने तौर तरीके से पढ़िए और जो 1 महीने बचा हुआ है उस 1 महीने में उसको बचा करके रखिए। क्योंकि हो सकता है कि बीच में आपकी किसी कारण से तबीयत खराब हो जाए। बहुत केयर करने के बाद भी अगर आपकी तबीयत खराब हो जाती है तो कुछ समय उसमें निकल जाएगा, सोने में चला जाएगा। हो सकता है उस दौरान आप अच्छा से ना पढ़ पाएँ। और ये भी हो सकता है कि 5 महीने 3-4 महीने आप पढ़े, बाद में आपका कोई सहपाठी आया और बताया कि एक किताब पढ़ लीजिए, मेरे किसी सीनियर ने बताया है कि इससे पढ़ेंगे तो आपका पक्का हो जाएगा। तो अगर मान लीजिएगा आप वो समय बचा करके नहीं रखे हैं, तो आपके अंदर एक जो है आत्मविश्वास का थोड़ी सी कमी हो जाएगी। तो आपके अंदर ये सोच आ जाएगी कि इस मित्र ने तो अच्छी किताब पढ़ी है, अच्छी पढ़ने की वजह से इसके जो है सफलता के चांस बढ़ रहे हैं। इस तरह से अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की थोड़ी भी कमी आई तो समझ लीजिए आप 1-2 पॉइंट पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप 1/6 हिस्सा 1 महीने बचा करके रखिए। तो अगर बचा करके रखेंगे तो आपके पास पढ़ने के लिए सिर्फ 5 महीने बचेंगे। जब समय कम रहता है तो व्यक्ति ज़्यादा एकाग्रचित होकर के पढ़ता है। तो इसलिए आप जो 1 महीने का समय बचा हुआ है वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा। पहले तो आप जो 5 महीने एकाग्रचित होकर के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी जब 1 महीने आपका जो बचा हुआ है, आप बचाए हुए हैं, उसमें आप नई पुस्तकों का अध्ययन कर सकते हैं। कोई नया तौर तरीका पढ़ने का अगर पता चल जाए तो उसको फॉलो कर सकते हैं और आप और पेपर हल कर सकते हैं। इस तरह से आपका वह 1 महीना समझ लीजिए औरों की अपेक्षा आपको ज़्यादा मिल रहा है। पहला चीज़ तो जिसके पास जैसे समय ज़्यादा होता है वो कम एकाग्रचित होकर के पढ़ता है। आपके पास समय कम था तो आप ज़्यादा एकाग्रचित होकर के पहली बार तो पढ़े। दूसरी बात, आपको उस दूसरे की अपेक्षा आपको 1 महीने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो अभी मित्रों देखिए कि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो मैं इसके आगे और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं इसको दूसरे वीडियो में शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो 17 पॉइंट हो चुके हैं। इसके आगे करीब जो है हमारे पास पॉइंट वाइज मैंने जो है अपनी चीज़ों को बनाया है, अपने अनुभव को पॉइंट वाइज करके लिखा है। तो और चीज़ों को और पॉइंट में अगले वीडियो में बताएंगे।
करीब हमारे पास 45-46 पॉइंट हैं। तो इस चीज़ को हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप लोग हो सके तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप लोग जो है शेयर कीजिए और जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा इस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको नई नई वीडियोज़ मिलती रहें।